नमस्कार। कल हमारा टॉपिक था हिमालय, इसकी उत्पत्ति और इसका विस्तार। हिमालय के विषय में हमने आगे पढ़ा था ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय। ट्रांस हिमालय की हमने 3 श्रेणियां पढ़ी थी, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। ग्रेट हिमालय की हमने 10 सबसे ऊंची चोटियों के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालय। ग्रेट हिमालय जिसे हम बृहद हिमालय कहते हैं, मिडिल हिमालय को मध्य हिमालय, और इसके बाद पढ़ेंगे शिवालिक रेंज के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय। मिडिल हिमालय को मुख्य रूप से 5 पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से 5 पर्वत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी जो आप देख रहे हैं, ये है पीर पंजाल रेंज। ये वाली जो पर्वत श्रेणी है इसको बोलते हैं पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल श्रेणी या रेंज। पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में जो आप श्रेणी देख रहे हैं इसको बोलते हैं धौलाधर रेंज। धौलाधर श्रेणी या धौलाधर रेंज। धौलाधर के पूर्व में इसको बोलते हैं मसूरी रेंज या मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी के बाद भारत से निकलते हुए जब मिडिल हिमालय नेपाल में प्रवेश करता है तब इसको बोला जाता है महाभारत रेंज और नाग तिब्बा रेंज। महाभारत रेंज और नाग तिब्बा रेंज या श्रेणी। तो मिडिल हिमालय मुख्य रूप से 5 पर्वत श्रेणियों में विभाजित है। पीर पंजाल रेंज जो जम्मू एंड कश्मीर में है, धौलाधर रेंज मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी रेंज उत्तराखंड में है, महाभारत रेंज और नाग तिब्बा रेंज नेपाल में है। तो ये वाली दोनों नेपाल में है और ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये हिमाचल प्रदेश में है और ये उत्तराखंड में है। मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय आप देख रहे हैं, ये जो हमने रेड कलर के मार्कर से बनाया है। मिडिल हिमालय ये जो हमने ग्रीन कलर के मार्कर से बनाया है। तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में समतल सपाट घाटियाँ पाई जाती हैं। समतल सपाट घाटियाँ पाई जाती हैं। घाटियाँ क्या होती हैं? मान लीजिए ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद ये है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद ये है मिडिल हिमालय और मिडिल हिमालय के बाद ये है शिवालिक। फिर मैदानी भाग शुरू हो जाता है। ट्रांस हिमालय जो हिमालय के पार का भाग है, फिर ग्रेट हिमालय जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं, फिर मिडिल हिमालय जिसे मध्य हिमालय बोला जाता है और ये शिवालिक। तो दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में जो आप ये बीच का भाग देख रहे हैं, ये वाला, इसे बोला जाता है घाटी। ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं। समतल सपाट घाटियां। इन घाटियों को भी मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच जो घाटियां पाई जाती हैं उनके मुख्य रूप से 4 नाम हैं। कश्मीर घाटी जो मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में है। प्रश्न आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कश्मीर घाटी कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में है। ऑप्शन में पीर पंजाल श्रेणी भी दे दिया जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी और ग्रेट हिमालय के बीच में। तो पीर पंजाल श्रेणी और ग्रेट हिमालय या फिर मध्य हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में। तो कश्मीर घाटी,
कश्मीर घाटी के बाद हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, नेपाल में काठमांडू घाटी, और जब आप सिक्किम में आते हैं तो सिक्किम में चुम्बी घाटी कहलाता है, चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी। कश्मीर घाटी में ही पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियां करता है। अक्सर जो हमारे सैनिकों पर अटैक होता है वो कश्मीर घाटी में ही होता है। श्रीनगर कश्मीर घाटी में बसा हुआ है। जो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, वो कश्मीर घाटी में ही है। श्रीनगर डल झील के किनारे बसा है। प्रश्न आता है आपके सामने कि श्रीनगर किस झील के किनारे बसा है, तो डल झील के किनारे, और इससे थोड़ी ही दूरी पर बुलर झील है। श्रीनगर डल झील के किनारे बसा है और इससे थोड़ी ही दूरी पर बुलर झील है। ये सारा किसका भाग है? कश्मीर घाटी का भाग है। पीर पंजाल श्रेणी से एक दर्रा जाता है कश्मीर घाटी की तरफ, दर्रा जिसे पास बोला जाता है। ये प्राकृतिक रूप से बने हुए रास्ते हैं, प्राकृतिक रूप से बने हुए रास्ते हैं। दर्रों के बारे में आप अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी हम सिर्फ कश्मीर घाटी और जम्मू के बारे में बता रहे हैं। ये जो रेड कलर से बना हुआ है ये है जम्मू, रेड कलर से जो बना है ये है जम्मू। जम्मू से एक सड़क जाती है, जम्मू से एक सड़क जाती है इस दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी तक। इस सड़क का नाम है जवाहरलाल सुरंग, जवाहरलाल सुरंग। ये किस दर्रे में है? ये है बनिहाल दर्रा, इसे बोला जाता है बनिहाल दर्रा। आप यहाँ देख लीजिए, ये लिखा है बनिहाल दर्रा। जवाहरलाल सुरंग बनिहाल दर्रे से होती हुई कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है। तो बनिहाल दर्रे को कश्मीर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बनिहाल दर्रे को कश्मीर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद पीर पंजाल श्रेणी के बाद बात करते हैं धौलाधर श्रेणी की। धौलाधर श्रेणी और ग्रेट हिमालय के बीच में कुल्लू कांगड़ा घाटी है। धौलाधर श्रेणी पर ही हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। ये लाल रंग का डॉट देख रहे हैं आप, ये है शिमला। ये धौलाधर श्रेणी पर ही स्थित है। जैसे ग्रेट हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, ग्रेट हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, मिडिल हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका नहीं रहता। गर्मियां आने पर यहाँ बर्फ़ पिघलती है और बर्फ़ पिघलने से यहाँ शीतोष्ण घास के मैदानों का विकास हुआ है। शीतोष्ण घास के मैदान क्या होते हैं, ये जब हम आपको घास के मैदानों के विषय में अध्ययन कराएंगे तब बताएंगे कि किस क्षेत्र में कौन से मैदान पाए जाते हैं और कौन से वन पाए जाते हैं। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है, ये 40 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो इसके मध्य में लगभग शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। भारत की स्थिति आपने देखी थी, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक थी, तो 40 डिग्री के पास ही है ये शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और जो घाटियाँ विकसित हुई हैं यहाँ पर, इन घाटियों में भी कुछ मैदान पाए जाते हैं। इन्हें कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है?
मर्ग के नाम से जाना जाता है। कुल्लू कांगड़ा घाटी में फूलों की घाटियाँ पाई जाती हैं। कुल्लू कांगड़ा घाटी में फूलों की घाटियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद जब आप मसूरी रेंज में आएंगे, मसूरी रेंज में इन घास के मैदानों को बुग्याल और पयाल नाम से जाना जाता है। इन घास के ढालों को और मैदानों को बुग्याल और पयाल के नाम से जाना जाता है। जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसका ढाल कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, उन शीतोष्ण घास के मैदानों की बात हम कर रहे हैं। उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल और पयाल नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण जलवायु के कारण यहाँ पर कुछ पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है। शीतोष्ण जलवायु के कारण जब बर्फ़ पिघलती है तो इस कारण यहाँ कुछ पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर के पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? श्रीनगर हो गया, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये सारे जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल हैं। जम्मू में ही वैष्णो देवी माता का मंदिर है, जहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए हिंदू तीर्थयात्री जाते हैं। जम्मू में वैष्णो देवी माता का मंदिर है। कश्मीर में बाबा अमरनाथ की गुफा है। कश्मीर में बाबा अमरनाथ की गुफा है। हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है उनमें मुख्य रूप से शिमला, मनाली और डलहौजी प्रमुख हैं। शिमला, मनाली और डलहौजी। धौलाधर रेंज के पूर्व में मसूरी रेंज है। मसूरी रेंज में जो पर्यटक स्थल हैं मुख्य रूप से रानीखेत, नैनीताल, विंडसर और इसके अलावा अल्मोड़ा। मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर, अल्मोड़ा, ये सारे मसूरी रेंज में पर्यटक स्थल हैं। अक्सर पर्यटक स्थलों में उत्तराखंड में रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा, इन्हें तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन 2018 के किसी एग्ज़ाम में पूछा था कि विंडसर पर्यटक स्थल कहाँ पर है। विंडसर पर्यटक स्थल उत्तराखंड में है। ये है विंडसर पर्यटक स्थल, उत्तराखंड में है। तो अब अगर आपके सामने प्रश्न आएगा कि शिमला किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, तो आप बता देंगे धौलाधर पर्वत श्रेणी पर स्थित है। दो बातें नोट करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। दो बातें नोट करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। भारत की सबसे लंबी रोड टनल और रेल टनल। भारत की सबसे लंबी रोड टनल और रेल टनल काजीकुंड रेल टनल। जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। काजीकुंड रेल टनल जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, पीर पंजाल रेंज में। और दूसरी नसारी रोड टनल जिसकी लंबाई 9.6 किलोमीटर है। ये भी पीर पंजाल श्रेणी पर है, पीर पंजाल रेंज। तो दोनों कहाँ पर हैं ये? पीर पंजाल रेंज में, जम्मू एंड कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी रेल टनल 11 किलोमीटर लंबी पीर पंजाल श्रेणी में, और सबसे लंबी रोड टनल नसारी रोड टनल 9.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है, पीर पंजाल रेंज में ही स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। इस नसारी टनल का उद्घाटन अभी कुछ समय पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
इससे पहले जो भारत की सबसे लंबी रोड टनल थी वो जवाहर सुरंग ही थी। जवाहर टनल सबसे लंबी रोड टनल थी 3.6 किलोमीटर। अब नसारी रोड टनल सबसे लंबी है पीर पंजाल रेंज में 9.6 किलोमीटर। ठीक, तो पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर श्रेणी के बाद मसूरी रेंज हो गया। मसूरी रेंज के बाद नेपाल में जब आप आते हैं तो नेपाल में इन दो श्रेणियों के जो नाम हैं उन्हें बोला जाता है महाभारत रेंज और नागतिब्बा रेंज। महाभारत रेंज और नागतिब्बा रेंज। तो काठमांडू घाटी महाभारत रेंज और ग्रेट हिमालय के बीच में स्थित है या फिर मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं शिवालिक की। हेडिंग डाल लीजिए शिवालिक। शिवालिक के बारे में एक पॉइंट लिखिए आप। शिवालिक दुनिया का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। शिवालिक दुनिया का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। नवीनतम मोड़दार पर्वतों के बारे में कल हमने आपको बताया था किस तरह से मोड़दार पर्वत बनते हैं। जब प्लेट एक दूसरे को आगे पीछे धकेलती हैं, टकराती हैं, तो अधिक घनत्व वाली प्लेट नीचे घुस जाती है और कम घनत्व वाली प्लेट को ऊपर उठाकर उसमें वलन पड़ जाते हैं, वो मुड़ जाती है। तो इस तरह से पर्वतों का निर्माण होता है। सबसे अधिक ऊंचाई ग्रेट हिमालय की है, उससे कम ऊंचाई मिडिल हिमालय की है और सबसे कम ऊंचाई शिवालिक की है। जिस तरह से ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती हैं, जिस तरह से ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें हमने कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी और चुंबी घाटी के रूप में जाना था, इसी तरह से मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में भी घाटियां पाई जाती हैं। इसी तरह मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में घाटियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में इन घाटियों को दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इन घाटियों को दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। ये पर्वतों से नीचे का स्थल होता है, बहुत कम ऊंचाई होती है लेकिन फिर भी पर्वतों से नीचे का स्थल होता है, जिसे दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। दून जैसे देहरादून, पाटली दून, दोनों ही उत्तराखंड के पर्यटन स्थल हैं। हरिद्वार, कोटद्वार, ये दून और द्वार के नाम से जाने जाने वाले पर्यटन स्थल हैं। इसके बाद शिवालिक का जो मुख्य विस्तार है वो नेपाल तक दिखाई देता है। नेपाल से निकलने वाली कोसी रिवर जो बिहार में प्रवेश करती है, नेपाल से निकलने वाली कोसी रिवर जो बिहार में प्रवेश करती है और गंगा रिवर्स के साथ मिलकर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो यहाँ तक शिवालिक का स्वतंत्र विस्तार दिखाई देता है। इसके बाद शिवालिक अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद शिवालिक अनेक छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। जैसे ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की मुख्य रूप से 4 पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की मुख्य रूप से 4 पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये? डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। पश्चिम से पूरब की तरफ अगर आप जाएंगे तो डाफला, मिरी, अबोर और मिशमी, ये अरुणाचल प्रदेश की 4 पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं 4 पहाड़ियों के नाम पर या इन 4 पहाड़ियों का नाम किस लिए पड़ा है? जनजातियों के नाम पर पड़ा है। ये चारों अरुणाचल प्रदेश में जनजातियां भी पाई जाती हैं, डफला, मिरी, अबोर और मिशमी। ये शिवालिक का ही भाग है। जो प्रमुख विस्तार है शिवालिक का वो नेपाल के कोसी रिवर तक दिखाई देता है और कोसी रिवर के बाद जब आगे शिवालिक बढ़ता है तो ये विखंडित रूप में अलग अलग भागों में अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। जिस तरह से पश्चिमी हिमालय में घाटियां पाई जाती हैं क्योंकि पश्चिमी हिमालय चौड़ा है,
पश्चिमी हिमालय में ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच घाटियाँ पाई जाती हैं। इसी तरह मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच घाटियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि ये चौड़ा है, विस्तृत है। इस तरह की घाटियाँ पूर्वी हिमालय में नहीं पाई जाती, क्योंकि पूर्वी हिमालय संकरा हो गया है। पूर्वी हिमालय संकरा हो गया है, इसकी श्रेणियाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए पूर्वी हिमालय थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। यहाँ पर पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन घाटियाँ दिखाई नहीं देती। मुख्य रूप से जो अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी इलाका है वो पहाड़ी नुमा है। चाइना अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है। वैसे तो चाइना पूरे पूर्वोत्तर राज्यों पर दावा करता है, नीयत खराब है चाइना की, लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता है सबसे ज़्यादा। क्यों दावा करता है? अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध बहुल जनसंख्या पाई जाती है, जो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, और शारीरिक बनावट की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के जो लोग हैं वो चाइनीज़ की तरह दिखते हैं। चाइनीज़ की तरह किस तरह के? सर बड़ा, दूध की तरह सफ़ेद, बाल कांटेदार, नाक चपटी, पैर छोटे, तो उन्हें मंगोलाइड कहा जाता है। वैसे तो चाइना पूरे पूर्वोत्तर राज्यों पर दावा करता है, लेकिन चाइनीज़ के तरह दिखने वाले लोग सबसे ज़्यादा अरुणाचल में मिलते हैं, इसलिए इन्हें मंगोलाइड कहा जाता है। पैर छोटे उनके इसलिए होते हैं ताकि वो पहाड़ों पर आसानी से मजबूती के साथ चढ़ सकें। शिवालिक की 4 श्रेणियाँ आपने देखी हैं अरुणाचल प्रदेश में, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। उसके बाद हिमालय एक तीखा मोड़ ले लेता है। जो हिमालय पर्वत श्रेणी है ये तीखा मोड़ ले लेता है। इसकी कुछ श्रेणियाँ पूर्वोत्तर के राज्यों में टुकड़ों में दिखाई देती हैं, और एक भाग इसका म्यांमार की तरफ आगे चला गया है, जिससे हमने कल देखा था। अराकान योमा पर्वत के नाम से इसे जाना जाता था। अराकान योमा पर्वत कहाँ? म्यांमार में, और इसका एक भाग कुछ पर्वत श्रेणियों के रूप में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश कर गया है। जैसे ही ये दक्षिण की तरफ मोड़ लेता है, तो ये वाली जो पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी को अरुणाचल में बोला जाता है पटकोई। क्या बोला जाता है? पटकोई। पटकोई बम या पटकोई पर्वत श्रेणी। नागालैंड का भाग है ये नागालैंड है। नागालैंड में बोला जाता है नगा पहाड़ियाँ। नगा पहाड़ियाँ। नागालैंड के नीचे ये आ जाता है आपका मणिपुर का क्षेत्र। मणिपुर में इन पहाड़ियों को नाम दिया गया है लेमाटोल। लेमाटोल। और जो 2 उंगलियां लटकी हुई देख रहे हैं, इसमें से ये वाला जो क्षेत्र है ये मिजोरम का है। ये मिजोरम राज्य है। मिजोरम में इन्हें मिजो पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हो गई? अरुणाचल में पटकोई, नागालैंड में नगा, मणिपुर में लेमाटोल, मिजोरम में मिजो पहाड़ियों के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा असम में एक छोटी सी पर्वत श्रेणी है, ये भी हिमालय का भाग है। असम में छोटी सी पर्वत श्रेणी है, ये भी हिमालय का भाग है। इसे बराइल पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, या बराइल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बराइल पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? असम में। बराइल पहाड़ियाँ असम में। बराइल पहाड़ियों के बाद असम में 2 छोटी छोटी पहाड़ियाँ और दिखाई देती हैं। जो उत्तर का असम है, असम यहाँ से शुरू हुआ है, ये असम है। ये असम यहाँ से शुरू होकर पूरा ऐसे, ये पूरा असम, ये वाला क्षेत्र जो है ये पूरा असम का क्षेत्र है। हाँ, एक बार इसे, ये पूरा क्षेत्र असम का क्षेत्र है। असम के नीचे मेघालय है। असम के उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहाँ समाप्त हो गई। फिर नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। पूर्वोत्तर के राज्यों में असम एक इकलौता ऐसा राज्य है जो सभी 6 राज्यों से सीमा बनाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में असम इकलौता ऐसा राज्य है जो सभी 6 राज्यों से सीमा बनाता है। 7 सिस्टर्स बोला जाता है ना पूर्वोत्तर के राज्यों को, सिक्किम को छोड़कर। सिक्किम को
पूर्वोत्तर की 7 सिस्टर में शामिल नहीं किया जाता। तो ये वाली जो 2 पहाड़ियाँ हैं इन्हें बोला जाता है मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ। मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा आप इस तरह से लिखेंगे, मिकिर और रेंगमा। ये मिकिर पहाड़ियाँ हैं और ये रेंगमा। मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ हिमालय का भाग नहीं है। पूर्वोत्तर राज्य में तो हैं लेकिन हिमालय का भाग नहीं है। क्यों नहीं है? मिकिर और रेंगमा पहाड़ियों की जो चट्टानें हैं वो हिमालय की चट्टानों से मेल नहीं खाती। मिकिर और रेंगमा पहाड़ियों की चट्टानें भारत के प्रायद्वीपीय पठार की जो चट्टानें हैं, छोटा नागपुर की चट्टानें, इससे मेल खाती हैं। मिकिर और रेंगमा की चट्टानें छोटा नागपुर की चट्टानों से जो प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है इससे मेल खाती हैं। इसी तरह जो मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय राज्य है, गारो, खासी और जयंतिया, इसकी चट्टानें भी हिमालय की चट्टानों से मेल नहीं खाती। इसकी चट्टानें भी छोटा नागपुर की चट्टानों से, छोटा नागपुर का पठार है, इसका एक भाग पश्चिम बंगाल में जो गया है, जो पहाड़ियाँ, इसे बोला जाता है राजमहल की पहाड़ियाँ। कौन सी? राजमहल पहाड़ियाँ। राजमहल पहाड़ियाँ। तो गारो, खासी, जयंतिया की जो चट्टानें हैं, इसकी चट्टानें राजमहल की पहाड़ियों की चट्टानों से मेल खाती हैं। इन तीनों पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलोंग पठार या मेघालय का पठार कहा जाता है। इन तीनों पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलोंग पठार या मेघालय का पठार कहा जाता है। मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, वो खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मेघालय का 90% क्षेत्रफल पठारी है। ये गारो, खासी, जयंतिया तीनों पठारी पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ और पठार में क्या डिफरेंस होता है? ये तो होता है पहाड़ जिसकी एक श्रेणी ऊपर की तरफ निकली हुई होती है, और पठार क्या होता है? ऐसे ऊपर जाकर ऊपर की तरफ से समतल हो जाता है और फिर ऐसे। तो ये है पठार और ये है पहाड़ी। छोटी पहाड़ी होती है 1000 मीटर से कम ऊंचाई की तो उसे पहाड़ी बोला जाता है, और 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई होती है तो उसे पर्वत या पहाड़ बोला जाता है। 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई को पर्वत या पहाड़। तो इस पूरे को सम्मिलित रूप से मेघालय का पठार या शिलोंग पठार कहा जाता है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग खासी पहाड़ियों पर स्थित है या खासी पठार पर स्थित है। चेरापूंजी भी खासी पहाड़ियों पर स्थित है। चेरापूंजी जहां पर विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की जाती है, वो भी खासी पहाड़ियों पर ही स्थित है। इसकी पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत के पठार की चट्टानों से मेल क्यों खाती हैं? ऐसा माना जाता है, खगोल शास्त्रियों ने ऐसा माना है कि ये जो भाग था, जो बांग्लादेश का भाग है, ये अंदर धंसा हुआ नहीं था, ये ऊपर की तरफ था। बांग्लादेश पूरा मैदानी है, बांग्लादेश में कोई पहाड़ी नहीं पाई जाती, कोई पठार, कोई पहाड़ी नहीं पाई जाती, क्योंकि वो नीचे धंस गया है और वो पूरा मैदानी भाग है। तो ये जो छोटा नागपुर का जो पठार था, इसमें जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इनका विस्तार यहाँ तक था। छोटा नागपुर के पठार में राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार मेघालय की तीनों पहाड़ियों और असम की मिकिर और रेंगमा पहाड़ियों तक था। लेकिन नदियों के लगातार अवसादों के बहाने से, नदियाँ जो अवसाद बहाकर लाती हैं, इधर से गंगा नदी तंत्र, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो लगातार अवसाद बहाकर लाता है, उसकी वजह से दबाव के चलते ये भाग नीचे धसक गया, और नीचे धसकने से ये भाग भारत से अलग हो गया। इसलिए यहाँ पर सपाट मैदानों का विकास हो गया। सपाट मैदानों का इसलिए यहाँ पर विकास हो गया। तो इसलिए
राजमहल की पहाड़ियों से ये चट्टानें मेल खाती हैं। मिकिर और रेंगमा रेंज हिमालय का हिस्सा नहीं है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भी हिमालय का हिस्सा नहीं हैं। हालांकि ये पूर्वोत्तर राज्यों में हैं, लेकिन हिमालय का भाग नहीं है। गारो, खासी और जयंतिया जो तीनों पहाड़ियाँ हैं मेघालय की, ये मेघालय की स्थानीय जनजातियाँ भी हैं। स्थानीय जनजातियों के नाम पर ही इनका नाम गारो, खासी और जयंतिया रखा गया है। ठीक, इसके बाद ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये पश्चिम और पूर्व में अचानक से तीखे मोड़ ले लेती है, अचानक से तीखे मोड़ ले लेती है। और तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसे क्या बोला जाता है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, कल बताया था हमने। यहाँ पर मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कश्मीर में गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का निर्माण करती है। इसे सिंधु गार्ज बोला जाता है। और पूर्व की तरफ यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी के समानांतर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके असम में आ जाती है और असम से यू टर्न लेकर ये बांग्लादेश में अपना जल गिराती है। असम से यू टर्न लेकर ये बांग्लादेश में अपना जल गिराती है। जहाँ पर ये प्रवेश करती है भारत में, इस क्षेत्र को बोला जाता है दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज। अब ये गार्ज क्या होता है, इसे ध्यान से समझिए। गार्ज क्या होता है? नदियाँ किस हिस्से में बहती हैं? नदियाँ ऊपरी हिस्से में बहती हैं या सबसे निचले हिस्से में बहती हैं? नदियाँ हमेशा सबसे निचले हिस्से में बहती हैं। पानी जब भी बहेगा तो सबसे निचले हिस्से की तरफ बहना शुरू करेगा। एक समय पर जब ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती थीं, ब्रह्मपुत्र नदियों को यहाँ दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। जब ये नदियाँ यहाँ बह रही थीं, सिंधु नदी यहाँ बह रही है, एक समय पर ये नदी यहाँ बहती थी। एक समय पर ये नदी यहाँ बहती थी। नदी ज़मीन को तब तक गहरा करती जाती है, नदी जब पहले एक ऊपर के क्षेत्र में बहती है, फिर धीरे धीरे उस जगह को गहरा करती जाती है और गहरा करते करते एक समय में नीचे तक पहुँच जाती है। नदी किसी भी जगह को तब तक गहरा करती है जब तक वो समुद्र के लेवल को प्राप्त ना कर ले। समुद्र के लेवल से तो नीचे जा नहीं सकती। समुद्र के लेवल को जब तक प्राप्त ना कर ले तब तक ज़मीनी स्थल को गहरा करती रहती है। तो एक समय पर जो ये सिंधु नदी यहाँ बहती थी, इसने इस स्थल को इतना गहरा कर दिया है कि इसके बराबर से दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं। तो जब आप इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ जब देखेंगे तो ये सिंधु नदी आपको बहुत गहराई में बहती हुई एक सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देगी। सिंधु नदी बहुत गहराई में बहती हुई एक सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जब ये पहले ऊपर बहा करती थी, उसने उस स्थल को काट काट कर गहरा कर दिया और अब वो काफ़ी गहराई में बहती है और इसके आसपास दीवार जैसा एक बहुत ऊंचा सा पर्वत बन गया है। इसको बोला जाता है गार्ज। इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी ने यहाँ पर स्थल को काट कर गहरा कर दिया है और जिस स्थान से प्रवेश करती है वो अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत का कौन सा स्थल था? कल हमने आपको बताया था, नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक है? आप कमेंट करके बताइए।
अरुणाचल प्रदेश में जहाँ प्रवेश करती है तो उसे बोला जाता है दिहांग गॉर्ज। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे ऊंची हिमालयी चोटी का नाम है सारामती पीक। सारामती पीक या सारामती चोटी किसके अंतर्गत आती है? ये नगा हिल्स के अंतर्गत आती है। नागालैंड में, नागालैंड में नगा हिल्स के अंतर्गत आती है सबसे ऊंची चोटी सारामती पीक। तो हिमालय की समस्त चोटियां आपने पढ़ ली। ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बारे में आपने जाना। अगले वीडियो में आप हिमालय के ग्लेशियर और हिमालय के दर्रे पासेस पढ़ेंगे और उम्मीद है कि एक ही वीडियो में हिमालय के बाकी जो कॉन्सेप्ट बचे हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने अपने चैनल का नाम फ्यूचर टीचर से चेंज कर राहुल माहेश्वरी रख लिया है। राहुल माहेश्वरी मेरा खुद का नाम है और अब मेरे चैनल का नाम राहुल माहेश्वरी ही रहेगा। तो आप अपने दोस्तों को बताइए, जो जिन्हें भी इस तरह के टीचिंग मेथड्स की और इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत है, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। नमस्कार।